हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है क्लास में। आजकल लोग कम हो गए हैं, सब रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, लग रहा है। कोई बात नहीं, आप अपना समय बचाइए, कोई इशू नहीं है। बट क्लास को अच्छे से देखिए और जितनी सारी चीज़ें हैं उनको याद करते चलिए। हाँ, गुड इवनिंग सुमन। तो चलिए आज हम जो है ये नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, अधिगम के बारे में समझेंगे। अधिगम मीन्स क्या होता है? अधिगम क्या कहेंगे हम? लर्निंग को। ठीक है, तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में या मनोविज्ञान की लैंग्वेज में जो है लर्निंग को या सीखने की प्रक्रिया को लर्निंग अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम जो है ये क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है ना। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? अगर कम आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अब रोल ऑफ लर्निंग क्या होता है, यानी सीखने की भूमिका क्या है, क्यों हम सीखते हैं चीज़ों को, हम क्यों सीखते हैं चीज़ों को और सीखने का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, कंटिन्यूअस चलेगी ये और यूनिवर्सल है कि हर जगह हर व्यक्ति जन्म से सीखना प्रारंभ करता है। लिखा हुआ है, व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब तक वो जीवित है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, परिस्थितियों से सीखेगा या आवश्यकता के अनुरूप सीखेगा, दोनों चीजें होंगी। और फिर ये किसको प्रभावित करेगी? सीखने की गति को। इसी के अनुसार सीखने की गति जो है वो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कि कैसे है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, और बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, वो अब नहीं सीखना चाहता, उसका जीवन से मोह भंग हो गया है, वो सिर्फ खाना पीना खाना चाहता है, सोना चाहता है, बस आराम करना चाहता है, वो कुछ नहीं सीखना चाहता है। तो उसके सीखने की गति क्या हो जाएगी? लगभग स्थिर हो जाएगी, घट जाएगी, शून्य की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक छोटा बच्चा है और वो अब सीखना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको सारे संसार को सीखना है, उसको बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो उसकी सीखने की गति क्या होगी? बढ़ेगी। वो जल्दी जल्दी सीखेगा और बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेगा। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता। देखिए, सीखने के लिए तो ऐसा कि कोई निश्चित उम्र भी नहीं है और कोई स्थान भी नहीं है। कभी भी आप कहीं भी सीख सकते हो और किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, और व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, यही बात हमने अभी कही कि हम कहीं भी कभी भी और किसी से भी सीख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहा, लर्निंग कहा है। ठीक है, साइकोलॉजी में सीखने को लर्निंग कहा है, अधिगम कहा है। अब इसके बाद में आता है अधिगम का प्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। और इसको, इस प्रत्यय को ही कॉन्सेप्ट कहते हैं या इसको संप्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, अधिगम यानी लर्निंग जर्मन भाषा के लर्नेन शब्द से बना है। इसको याद कर लेना। ठीक है, कि ये जर्मन भाषा का लर्नेन शब्द से बना है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखना या लर्निंग वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझते हैं। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि सीखना क्या होता है। ठीक है, लेकिन निस्संदेह अधिगम से, लर्निंग से अभिप्राय क्या है? अभ्यास। ये देखो, ये कहना क्या चाहता है, ये बता रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है। लगभग अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है वही अधिगम होता है। ठीक है, तो लर्निंग क्या होगी कि आपने अभ्यास करके और अनुभव से जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया, इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? अधिगम कहा गया या लर्निंग कहा गया। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, अच्छा समझ में आएगा। एक 8 साल की बच्ची है, एक लड़की 8 साल की, जिसको कथक या भरतनाट्यम किसी भी प्रकार का डांस फॉर्म सीखना है। ठीक है, अब वो क्या करेगी? उसकी मम्मी ने उसका एडमिशन करा दिया है। अब वो लड़की डेली कहाँ जाती है? डांस सीखने जाती है। तो डेली वो क्या कर रही है? अभ्यास कर रही है। जो क्लास में टीचर सिखा रही है डांस वो भी कर रही है और जो वो घर आके फिर प्रैक्टिस भी कर रही है। तो मतलब अभ्यास कर रही है वो बच्ची। तो अभ्यास से उसने क्या किया? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। ठीक है,
मतलब कि थोड़े दिन में क्या होगा, वो जो बच्ची है वो एक डांसर हो जाएगी, या तो वो कथक में एक्सपर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। पहले उसको डांस नहीं आता था, अब उसको डांस आने लगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ, लर्निंग हुई। ठीक है, ये क्या हो गई, अब लर्निंग हो गई। इसी प्रकार के अनुभव होते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे अनुभवों का अनुभव लेता जाता है, और जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ये उसके लिए लर्निंग होती है। जैसे किसी को आपने पैसे उधार दे दिए, ठीक है, किसी से आपकी अच्छी दोस्ती थी, उसने कहा मुझे 5,000 की जरूरत है, आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए। आपने उधार पैसे दे दिए, अब उसने पैसे वापस नहीं किए, अब आप बार बार मांग रहे हैं। तो इस कदर बात हो गई कि उसने आपसे बात करना ही बंद कर दिया, और आपके उसके संबंध जो है समाप्त हो गए। ठीक है, किसके कारण, पैसों के कारण, कि आपने उसको पैसे दिए, अब आप वापस मांग रहे हो, तो उसने बात करना बंद कर दिया। ठीक, ये स्थिति क्या हुई, आपको अपने अनुभव से पता चला कि भाई अगली बार से किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया कि हम किसी को पैसा उधार नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। यही क्या हुआ, आपके लिए लर्निंग हुई। ठीक है, तब लर्निंग आई होप समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी चीज को अभ्यास करके लर्न करते हैं, या अपने अनुभव के आधार पे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, वही जो प्रोसेस है, वही जो प्रक्रिया है, वो लर्निंग है। स्वाभाविक व्यवहार में, जो सामान्य व्यवहार है, उसमें होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या लर्निंग या सीखना कहते हैं। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है, रिपीट है अलग शब्दों में, कि जो आपका सामान्य व्यवहार है उसमें कोई प्रोग्रेसिव चेंज जब आप लाते हैं या कुछ कटौती करते, परिमार्जन करते, यानी कम करना। ठीक है, तो उसी को सीखना या लर्निंग कहेंगे। अब देखो, इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है। एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है। इससे बालक को एक नया अनुभव मिला, कड़वा अनुभव मिला, और जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो वो उससे दूर रहता है, अर्थात पुराना अनुभव उसे आग को न छूना सिखा देता है। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल से भी अब आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दिए, तो अब आपको ये जो लर्निंग है ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए, ये डेफिनेशन को एग्जैक्टली याद रखना थोड़ा कठिन होता है। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसको कैसे याद करना है। ठीक है, ये ट्रिक आप हर जगह लगा सकते हैं, बट आप याद रखिएगा कि जब आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक पर, तो हर जगह का अलग अलग नोट करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में सबकी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें हमको करना क्या है, मैं सिर्फ इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं, वुडवर्थ है, गिलफोर्ड है, सबने अपनी अपनी बातें कही। अब हमको क्या करना है, ये सब इनकी परिभाषाएं हैं, आप एज इट इज सब याद नहीं कर सकते, तब कैसे याद करेंगे। इनकी परिभाषा में जो शब्द सिर्फ उसी व्यक्ति ने कहा है और उसके अलावा किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा है, ठीक है, तो हम उसको हाईलाइट कर लेंगे और हम यहाँ मानेंगे कि बस हमें ये शब्द को इस व्यक्ति के साथ याद करना है। ठीक है, तो नोट्स में याद रखना कि अधिगम के लिए ये परिभाषा है। ओके, अगर आप किसी और टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा के लिए अलग नोट्स कॉपी में अपना टेबल बना लेना और उसके हिसाब से याद करना, हर टॉपिक के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे है वुडवर्थ, तो इसने क्या बोला, लर्निंग के लिए नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। ठीक है, बस बाकी तो पढ़ लो कि इसने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, ये इसने परिभाषा दी, बट अब याद करने के लिए आप कितना याद रखोगे कि भैया जिसकी परिभाषा में नवीन आ रहा है, यदि अधिगम से संबंधित कोई परिभाषा है जिसमें अधिगम आया है, देखो अधिगम तो आएगा ही क्योंकि अधिगम से संबंधित परिभाषा यानी लर्निंग से संबंधित परिभाषा है, तो अधिगम तो आएगा ही, लेकिन क्या आ रहा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। तो वुडवर्थ नवीन याद कर लो, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाएं, वुडवर्थ। ठीक है, फिर आया गिलफोर्ड, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो आप याद कर लो, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, बस। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। फिर क्रो एंड क्रो, तो आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब इसने 3 चीजें कही, क्या कहा, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां। तो याद करेंगे,
आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियां, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां। बस इतने 3 शब्द आप इसके साथ याद करते चलिए। फिर क्रॉनबेक ने क्या कहा, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो अब इसने क्या कहा, इसकी परिभाषा में क्या एक चीज स्पेशल है, अनुभव के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसमें क्या एक चीज स्पेशल है, अनुभव के परिणाम स्वरूप। ठीक है, फिर है पावलोव। तो पावलोव क्या कहता है, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। ठीक है, अब इसके में क्या आ रहा है, अनुकूलित क्रिया। ये देखो पावलोव, अनुकूलित क्रिया। ठीक, फिर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहता है, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त अनुक्रिया, किसकी परिभाषा में उपयुक्त अनुक्रिया आ रही है, थॉर्नडाइक की। और क्या क्या आ रहा है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उत्तेजना। 3 शब्द याद रख लो, 4 शब्द याद रख लो, ये हो गए। और फिर क्या है, मर्फी। तो मर्फी ने क्या बोला, व्यवहार और दृष्टिकोण। बस अब देखो इस परिभाषा में ये अधिगम की इतने लोगों ने परिभाषा दी, 1 2 3 4 5 6 7, सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, सबके अलग अलग शब्द हैं। आपको एक टेबल या आपके पास नोट्स है, आप इतने को बस इसके साथ कनेक्ट करके याद कर लीजिए। एग्जाम में पूरी परिभाषा कभी कोई याद करके नहीं जाता है, ऐसे ही परिभाषाएं याद की जाती हैं और एग्जाम में सिर्फ आपको छांटना है। जैसे ही एग्जाम में आपने देखा अनुकूलित क्रिया, आप सीधे समझ जाएंगे पावलोव की बात है। ठीक है, अगर अधिगम से रिलेटेड कोई परिभाषा आती है और इनमें से कोई भी शब्द आया जैसे आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियां, तो आप क्रो एंड क्रो पे टिक कर देंगे। बस इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली याद करना है। ये 2-4 दिन जैसे मैंने कहा है, सुबह उठ के एक बार पढ़िए, आप पढ़ेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे। पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ना प्रैक्टिस मैं करूंगी ना कोई और करेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना। तो ये सारी चीज आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ऐसे ही बाकी जगह भी जो परिभाषाएं हैं आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना के कि उस परिभाषा में कौन सा एक यूनिक शब्द है और उसके साथ उसका जो थिंकर है या जिसने वो परिभाषा कही है उसको कनेक्ट करके याद कर लीजिए। ठीक है, और मेरा तो ये भी सुझाव है कि आप तो इसका एक टेबल बना लो कि इनके नाम लिख लो और इधर लिख लो और ऊपर लिख लो अधिगम से रिलेटेड परिभाषाएं, और फिर उसको याद करो तो और जल्दी समझ आएगा। ठीक है, फिर बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। अब हम देखेंगे अधिगम सीखने की विशेषताएं, यानी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम खोज करना है, मतलब वो कह रहा है कि लर्निंग क्या है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, खोज करना है, किसी चीज की डिस्कवरी करना। ये लर्निंग की एक्चुअली क्या विशेषताएं है, गुण है कि क्या होता है लर्निंग। ठीक है, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ऑफ कोर्स आप लर्न करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। समायोजन में सहायक होगी, एडजस्टमेंट करने में सहायक होगी। फिर व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन आएगा, लर्निंग से प्रोग्रेसिव चेंज आएगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित होगा, मतलब लर्निंग क्या होगी, आप किसी उद्देश्य के साथ लर्न करेंगे कोई चीज या लक्ष्य बना के लर्न करेंगे। फिर एक ये सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। विश्व में आप कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह लर्निंग की प्रोसेस होती है, बिना लर्न किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जीवन पर्यंत चलती है, होल लाइफ लॉन्ग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और वातावरण और क्रियाशीलता की उपज है, यानी एनवायरनमेंट का और एक्टिविटी का इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें ही समावेशित होंगी। ये एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, प्रूडेंट है, मतलब आप विवेक का उपयोग करेंगे। ऐसा लर्निंग ऐसी नहीं होती है कि आप बिना दिमाग लगाए लर्न कर सके, है ना। तो लर्निंग के लिए भी आपको दिमाग लगाना होगा। अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, टेक टाइम्स, क्योंकि अभ्यास करना होगा तो अभ्यास क्या है, समय लेगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, अभ्यास करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं सारा काम कर लूं और फिर मैं पढ़ भी लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ये मानिए कि आज 5 फरवरी हो गई, 28 फरवरी के आसपास से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। आप ये मानिए कि सब कुछ छोड़ के पूरे टाइम पढ़ाई करिए। अब आपको जो है सारी चीजें छोड़कर पूरे टाइम पढ़ाई करना चाहिए। एटलीस्ट 20-25 दिन, जब तक एग्जाम नहीं होता तो दुनिया को भूल जाओ।
ठीक है। अधिगम जो है व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है, ठीक है। इंडिविजुअल लर्निंग भी होगी, सोशल लर्निंग भी होगी। और अधिगम क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर अधिगम सीखने के प्रमुख प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग है। टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग के दो टाइप होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स हैं लर्निंग के। तो क्या है? सबसे पहले एक गत्यात्मक लर्निंग है, यानी डायनेमिक लर्निंग कहते हैं इसको, और एक होती है संज्ञानवादी अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। 2 टाइप हैं। अब इसमें देखिए डायनेमिक लर्निंग क्या होती है? जब भी व्यक्ति अपनी शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता, लर्न करता है, इसे गत्यात्मक लर्निंग कहते हैं, ठीक है। हम इसमें पेशी अधिगम भी कहते हैं। जब हम शरीर से कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? शरीर से सीखेंगे, शरीर लर्न करेगा, उसको कहेंगे गत्यात्मक अधिगम, है ना। गति होगी, शरीर में गति होगी, डायनेमिक लर्निंग, ठीक है। गति होगी कहाँ? शरीर में गति होगी। तो जो शरीर में जब गति होगी तो गत्यात्मक अधिगम होगा, ठीक है। इसको ही पेशी अधिगम कहेंगे क्योंकि इसमें मांसपेशियों का प्रयोग होगा, ठीक है। कर्मेंद्रियों का प्रयोग होगा, गतिशील होंगे हम। इसे कर्मेंद्रिय अधिगम, देखो इसके बहुत सारे नाम है। एक है कर्मेंद्रिय अधिगम, एक है क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम या यांत्रिक अधिगम, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तो ये सब याद कर लेने हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो। साइकिल चलाना, क्या आप दिमाग लगा के साइकिल चलाते हो? नहीं। आपने बचपन में एक बार साइकिल चलाना सीखी, अब आप किसी सहेली से बात करते करते भी साइकिल चलाते हुए स्कूल चले जाते हैं। कहीं ब्रेक लगाना हो तो आपका हाथ ये पहले थोड़ी पूछते कि ब्रेक लगा, वो तो अपने आप ब्रेक लगा लेगा, आप पैर नीचे जमीन पे रख लोगे, गिरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने वो करना सीख लिया है, ठीक है। फिर है जैसे पियानो बजाना या क्रिकेट खेलना, टाइप करना। जो लोग टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो वो दिमाग लगा के थोड़ी एक एक बटन देख के टाइप करते हैं, वो देखते सामने और उनकी उंगलियां टाइप करती है। तो क्यों? उनकी उंगलियों ने याद कर लिया है। ये जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, जो गत्यात्मक अधिगम होता है, इसको हम आजीवन नहीं भूलते हैं। आप यदि साइकिल चलाना एक बार सीख लेते तो आप उसको नहीं भूलते हैं। यदि आप कोई और चीज जैसे कि आपने क्रिकेट खेलना कोई सीख लेता है तो वो नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां उसको याद कर लेती है, वो इतनी अभ्यस्त हो जाती हैं कि वो उसको नहीं भूल पाता है, ठीक है। फिर आता है संज्ञानवादी अधिगम। जैसे कोई तैरना सीख लेता है, वो नहीं भूलता है कभी, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें, जैसे तैरना भी है, वो भी इसी में आएगा, ठीक है, गत्यात्मक अधिगम में। अब आता है संज्ञानात्मक अधिगम। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा अधिगम होता है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ है। ये कर्मेंद्रियों के माध्यम से हुआ, यानी शरीर के माध्यम से, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हुआ। तो ये मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, और किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाता है। ये या अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग से सोचते हैं। समस्या का समाधान किससे करते हैं? दिमाग से सोचकर करते हैं, इसलिए इसको समस्या समाधान अधिगम भी कहा जाता है। इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से जाना जाता है। जैसे निबंध लिखना, निबंध लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। फिर आता है गणित की समस्याओं का समाधान करना, ओके। चिंतन करना, किसी चीज का विचार करना, चिंतन करना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, भाषण देना, ये सब क्या है? संज्ञानवादी अधिगम है, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग। अब इसमें देखो एक उदाहरण है। एक व्यक्ति का कंप्यूटर पे टाइपिंग करना गत्यात्मक अधिगम है, ठीक है। वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे, तो मैंने बताया ना कि उसका हाथ है, उंगलियां, उसको याद है, वो टाइप कर रहा है। और कंप्यूटर में डेटा की अकाउंट्स की जानकारी संज्ञानात्मक अधिगम है, कहलाती है, ठीक है। यदि मान लीजिए कंप्यूटर में कोई टाइप कर रहा है तो उसकी उंगलियां कार्य करती है, ये होगा गत्यात्मक अधिगम। और जब पूछा जाता है कि कंप्यूटर में फलानी फाइल कहाँ सेव है, तो वो निकाल के बता देता है कि ये देखो ये है, ये अकाउंट की जानकारी है, तो ये होगा कौन सा अधिगम? संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है। अब डेविड उसुबेल एक चिंतक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने 1968 में लर्निंग के 4 प्रकार बताए हैं कि 4 टाइप की लर्निंग होती है। सबसे पहले होती है अभिग्रहण सीखना, यानी रिसेप्शन लर्निंग, जो हम ग्रहण करके सीखते हैं। दूसरी होती है अन्वेषण सीखना, यानी अन्वेषण डिस्कवरी लर्निंग, जिसमें हम खोज करते हैं। एक होती है रटकर सीखना, इसको कहते हैं रोट लर्निंग, ठीक है।
और एक होती है अर्थपूर्ण सीखना, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। जब हम उसका अर्थ निकाल कर, समझ कर जब उसको किसी चीज को सीखते हैं तो वो होती है मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है। रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत है ये। इन्होंने एक सिद्धांत दिया अधिगम की सोपानिकी कैसी होती है। ठीक है। तो रॉबर्ट जो गैने हैं, रॉबर्ट गैने 1965 में, ये एक वन मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गैने ने अपनी पुस्तक, देखो इनकी बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, है ना, याद रखनी बुक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के इन्होंने 8 प्रकार बताए। ठीक है। ये एक पिरामिड जैसी संरचना है, आगे चित्र दिखाएंगे, आपने शायद देख लिया होगा, थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया है, ऐसे कर लेना। और ये रुक जाओ, इसको ठीक कर देते हैं, नहीं तो फिर आधे बिगाड़ लेंगे, गलत। आगे चित्र आएगा, मैं चित्र से बता दूंगी भाई। ये देखो, ये है चित्र, ये है, ठीक है ना, ये है चित्र। तो इन्होंने लर्निंग के 8 टाइप बताए, 8 प्रकार बताए। तो इन्होंने बोला कि ये जो सबसे नीचे वाला स्तर है, 1 मिनट रुकना, हाँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लर्निंग का 8 प्रकार बताया। तो 8 प्रकार के लिए इन्होंने पूरा पिरामिड बताया। देखिए, पहले मैं आपको पिरामिड बता देती हूँ और उसके बाद में फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे नीचे वाला जो इसका स्तर है, इसको बोला सांकेतिक सीखना, मतलब संकेतों से सीखना। ठीक है। सेकंड वाले को बोला उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है। फिर थर्ड है सरल श्रृंखला का सीखना, यानी सिंपल चेन्स के माध्यम से सीखना। तो उद्दीपन अनुक्रिया मतलब कि किसी चीज का कोई जब प्रेरक होगा तभी वो फिर सीखेगा, है ना, ये है, होता है इसका अर्थ। सरल श्रृंखला मतलब एक के बाद एक सीखेगा। ये जो थर्ड वाला है ना, एक चीज सीखी, फिर दूसरी सीखी, फिर तीसरी सीखी, ऐसा। फिर शाब्दिक साहचर्य, शब्दों के माध्यम से सीखना। फिर विभेदीकरण सीखना, फिर अलग अलग करना सीखना। ठीक है, अलग अलग करेगा। संप्रत्यय सीखना, फिर उसका कॉन्सेप्ट सीखेगा। फिर नियम सीखता है, यानी किसी चीज का रूल सीखेगा, किसका रूल ये। और फिर आखिरी में क्या सीखेगा, समस्या समाधान सीखना। एक प्रकार से ये सीढ़ी है, तो पहले ही सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठवीं पे, सातवीं पे, आठवीं पे। ठीक है। तो ये जो है इनकी ये जो गैने हैं, इन्होंने ये दिया है। ये याद रखना कि ये किन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए, पिरामिड जैसी संरचना बताई, बुक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है। इन्होंने इसको 8 वर्गों में वर्गीकृत किया और उसे सोपानिकी, मैंने बताया हायरार्की, यानी पद सोपान। कहीं कहीं पे पद सोपान शब्द भी लिखा आएगा, सोपानिकी लिखा आएगा, इसी को हायरार्की कहते हैं। ठीक है। इसके रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब टाइप ऑफ लर्निंग देखो, अब रॉबर्ट जो गैने हैं ये क्या कहते हैं, हम इनको देखते हैं। तो मैंने देखो आपको ब्रीफ में बताया है, अब हम डिटेल में इसको देखेंगे। ओके। सबसे पहला होता है सांकेतिक सीखना, यानी सिग्नल लर्निंग। तो इस अधिगम, ये सबसे निम्नतम स्तर है सीखने का, और इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है। जैसे टीचर क्या सिखाते हैं बच्चे को, कि सड़क की लाल हरी पीली बत्ती को समझाते हैं। और पावलोव, वही एक चिंतक हुए थे, अभी हमने इनकी परिभाषा देखी थी। तो पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इसी स्तर पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मान लीजिए पूछेगा कि पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है, और अगर आ जाए सांकेतिक सीखना या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तो आपको आना चाहिए कि ये जो है सांकेतिक सीखना वाले पर आधारित है। क्यों? क्योंकि ये गैने ने दिया है और ये सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा।
फिर आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। यह सीखने में बहुत सहायक होती है। एग्जाम्पल समझो, बच्चे को होमवर्क न करने पर यदि उसे चॉकलेट दी जाए तो चॉकलेट क्या हुआ, ऐसा कोई चीज जो उसको प्रेरित करती है काम करने के लिए, ठीक है, तो वही हुआ उद्दीपक, ठीक है, जो उसको प्रेरित करता है। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी होमवर्क करेगा कि भाई उसकी क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, अनुक्रिया क्या होगी कि भाई चॉकलेट मिलेगी, आप होमवर्क कर लो, तो उसको उद्दीपक हुआ और उसके साथ क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स आया कि वो जल्दी होमवर्क करेगा, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत उक्त चरण का वर्णन प्रस्तुत करता है। अतः थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रभावित होकर इस चरण का लेख किया गया है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट गेने ने उद्दीपन अनुक्रिया सीखना स्तर को किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया है, और उसमें 4 दे देगा, थॉर्नडाइक और पावलोव और किसी का नाम। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के कारण ये वाला चरण उन्होंने बनाया है, रॉबर्ट गैने ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। यहां गैने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया से बताया है। जैसे एक बच्चे ने साइकिल सीखी, फिर वो मोटरसाइकिल सीखेगा, फिर वो कार चलाना सीखेगा, मतलब एक के बाद क्रम से वो चीजें सीखेगा। जैसे तबला बजाना सीखा, फिर पियानो बजाना, गिटार बजाना आदि सीखना। तो मतलब लर्निंग की प्रोसेस जो है एक सिंपल चेन की तरह चलेगी, ठीक है, चेन में प्रोसेस होगी। अब आता है शाब्दिक साहचर्य सीखना, यानी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इस अधिगम के प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे कविता, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना, यानी शब्द सीखे जाते हैं, ठीक है, शब्द सीखे जाते हैं। जैसे बच्चे पोयम याद करके सुनाते हैं, आपने देखा होगा, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, वर्बल एसोसिएशन में। फिर आता है विभेदीकरण सीखना, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जब बच्चा श्रृंखला में सीख जाता है तो शब्दों की जानकारी हो जाती है और वस्तुओं में भेद करना भी सीख जाता है। इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति, मतलब प्रेरक चीजों के प्रति, उद्दीपन मतलब प्रेरक चीजों के, ऐसा समझिए, ठीक है ना। और जो शब्दों के अर्थ भूल जाते हैं बार बार, तो जैसे मैंने बताया उद्दीपन, तो आप अपनी भाषा में लिख लो कि मतलब किसी चीज से प्रेरित होने को उद्दीपन कहते हैं। वो अपने नोट्स में लिखते चलो ताकि याद रहे। बाद में फिर आपको उद्दीपन ही पता चला, याद नहीं आ रहा कि ये उद्दीपन का अर्थ क्या था, ठीक है। तो ऐसे लिखते जाना भाई। उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है, मतलब रिस्पॉन्स करना सीखता है। जैसे आकृतियों में अंतर, बच्चा अब त्रिभुज, आयत, सर्किल होगा, गोल होगा, है ना, इन सब चीजों में और लंबा, छोटा, चौड़ा, सकरा, ये सारी चीजों में अंतर वो धीरे धीरे आकृतियों में सीखेगा, शेप्स में सीखेगा, और भी चीजों में अंतर कर पाएगा, रंगों में अंतर कर पाएगा, विभेद कर पाएगा चीजों में। तो इसी को ही ये लर्निंग की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, विभेदीकरण सीखना। उसके बाद वो सीखता है संप्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है, ठीक है। जैसे मां ने कहा शेर तेज आवाज करता है, उदाहरण से समझो ये चीज को, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। मां ने कहा अपने बच्चे से कि शेर तेज आवाज करता है और जंगल में रहता है, बहुत खूंखार होता है, तो बालक वैसी ही मस्तिष्क में उसकी संरचना बना लेता है, ठीक है। तो बालक कल्पना करेगा कि शेर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज का सामान्य गुणों के आधार पर उसके बारे में सीखना, वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, ठीक है। अब माँ शेर को बताने के लिए बच्चे को जंगल में ले जाके दिखा तो नहीं सकती कि ये देखो ये शेर है, तो वो इसी प्रकार बताएगी, ठीक है। अब आता है नियम सीखना, तो रूल लर्निंग। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है तथा वह नियमों को भी सीख लेता है। जैसे बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना
कि भाई एक बार उसने सीखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है, या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट जोड़ घटाना सीखा, व्याकरण सीखी, तो ये उसके रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीखने से बच्चे का जो है ज्ञान जो है और विकसित होता है, ठीक है। वो रूल सीखता है कि भाई रेड लाइट होगी, इसमें रूल भी है कि रेड लाइट होगी तो आपको ये नहीं करना है, रोड क्रॉस नहीं करनी है, तो इसके अंदर जो है रूल सिखाए जाते हैं। अच्छा, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, तो वो रेड लाइट में वो संकेतों के माध्यम से भी सिखा रहे हैं, लेकिन जब हम रूल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे रूल की बात कर रहे हैं जो सार्वभौमिक हो, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब आता है समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये लास्ट स्टेज है। जब बालक नियमों को समझने लग जाता है तो उसे समस्या समाधान करने का भी गुण आ जाता है। और गैनिन द्वारा बताया गया कि लर्निंग की सर्वोच्च उच्चतम स्टेज जो है, हाईएस्ट स्टेज जो है, यही है समस्या समाधान स्टेज है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है, ये लर्निंग की हाईएस्ट स्टेज है, सबसे ऊपर है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लर्निंग जो है ये सबसे ऊपर है, ओके। तो इनके क्रम भी याद होने चाहिए कि कौन सी किस क्रम में है, ये भी ध्यान रखना। अब गैने की ये जो सोपानिक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये लिखी हुई है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, याद तो आप ही को करनी है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे को लर्निंग करवाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संकेत देते हैं। देखो इसमें वैसे ही चीजें हैं, संकेत देते हैं तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा, फिर क्या होगा, उससे संबंधित चीजों की श्रृंखला बनाएगा, और श्रृंखला बना के क्या होगा, शब्दों के माध्यम से सीखेगा, बताएगा, और फिर क्या करेगा, उसमें विभेद कर देगा, अंतर कर पाएगा। जब अंतर कर पाएगा तो खुद का एक कॉन्सेप्ट बना पाएगा, जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो क्या है, नियम बना लेगा, और जैसे ही नियम उसके पास आ जाएगा तो क्या करेगा, समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों से आपको इसको याद कर लेना है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको, आप भूलेंगे नहीं। इनको याद करने की ट्रिक बताई है मैंने, इनको, है ना, यही जो 8 है इनको याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं आया समझ में, आप वीडियो में फिर से देखिएगा। इस चैप्टर को टाइम लेके मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े और एक बार में चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बच्चे सीखते कैसे, हाउ टू चिल्ड्रन लर्न, बच्चा कैसे सीखता है। तो सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक क्रिया है। देखो ये मस्तिष्क से होती है, ठीक है, मन से होती है। जो शरीर से सीखते हैं वो तो सरलता है, लेकिन जो मानसिक प्रक्रिया सीखने में ये थोड़ी कठिन होती है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है तथा विभिन्न सोपानों से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे चरण है, सोपान यानी चरण होते हैं, ठीक है। तो इससे चरणों से गुजरती है। तो सबसे पहले क्या है, अभिप्रेरणा है, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, फिर क्या है, बाधाएं हैं, फिर पुनर्बलन है, फिर अनुभवों का संगठन और लक्ष्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, डेली पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम को पास करना है, तो आपको पता है समय कम है और अब मुझे डेली पढ़ना है, इसलिए निरंतरता का गुण इसमें मिलेगा, ठीक है। वैसे ये बच्चे की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको आपसे समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाए, रिलेट कर पाए। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। जो विभिन्न अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करना, फिर कुछ बाधाएं आएंगी, फिर आप फिर से प्रयास करेंगे, पुनर्बलन करेंगे, फिर क्या होगा, अनुभवों का संगठन हो जाएगा, बहुत सारे अनुभव हो जाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या क्या है, मोटिवेशन,
सबसे पहले अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन होना चाहिए, फिर किसी व्यक्ति को होना चाहिए, भाई कोई व्यक्ति होना चाहिए ना जिसको मोटिवेशन देखे। आप गाय को कितना मोटिवेशन दो, गाय को पकड़ लो और उसको रोज बताओ परीक्षा होने वाली है, रोज पढ़ाई करनी है, गाय क्या पढ़ेगी बताओ, उसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो मनुष्य चाहिए ना मोटिवेशन के लिए, तो लर्निंग के लिए मनुष्य चाहिए आपको। फिर वेरियस रिस्पॉन्स चाहिए, विभिन्न अनुक्रियाएं चाहिए, बहुत सारे वो करने होंगे, उसको रिस्पॉन्स देने होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, फिर कुछ कठिनाइयां आएंगी, बैरियर्स होंगे, बाधाएं होंगी, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए, फिर भाई कोई बाधा आई फिर उसका करेक्ट रिस्पॉन्स करो, फिर क्या होगा, फीडबैक होगा, पुनर्बलन होगा, प्रबलन होगा, फीडबैक देंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये अब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, संगठन, कोई संगठन होगा और उसका एक लक्ष्य होगा, ठीक है। तो ये लर्निंग के प्रोसेस में ये सारी चीजें होंगी, ओके। अब स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रेरणा को यानी मोटिवेशन को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है, ये याद कर लेना है ना। सीखने की प्रक्रिया पर विषय सामग्री के सरल या कठिन होने का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए जब कोई चीज सिखाई जाती है तो यदि वो सरल होगी तो आप जल्दी सीख लेंगे, यदि कोई चीज कठिन होगी तो उसको सीखने में आपको जो है बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बालकों के लिए विषय सामग्री अनियोजित ना होकर नियोजित होनी चाहिए, मतलब उनको प्लान्ड वे में बताना चाहिए। प्लान मतलब एक प्लानिंग के साथ बताना चाहिए, ठीक है, पहले से प्री डिसाइडेड और नियोजित होनी चाहिए, प्लानिंग विद प्लानिंग होनी चाहिए, सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है, जब हम उसको सिखाना प्रारंभ करते तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, एबीसीडी सिखाएंगे, उसको एबीसीडी सिखाएंगे। या 5 साल के 6 साल का बच्चा जिसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, तो आप क्या उसको सीधे रॉकेट बनाना सिखाते हो क्या, ये बताओ। क्या किसी स्कूल में 6वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट बनाना सिखाया जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा रॉकेट जानता ही नहीं है, अभी तो वो रॉकेट की स्पेलिंग नहीं आ रही उसको, आप कैसे उसको रॉकेट बनाना सिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, एबीसीडी, फिर धीरे धीरे उसको पढ़ाया आपने, फिर जब वो 6वीं क्लास तक पहुंचा, 5वीं क्लास तक पहुंचा, तब आप क्या उसको फिर अब न्यूटन के लॉ सिखाना चालू करते हैं कि भैया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। फिर वो जब 10वीं 12वीं में पहुंचा और आपने उसको और सिद्धांत बताए, फिर जब वो कॉलेज इंजीनियरिंग में पहुंचा तब वो रॉकेट के लिए, रॉकेट बनाने की प्रक्रिया में गया, जब वो वैज्ञानिक बना, ठीक है। उसके पहले उसको पूरी फिजिक्स पढ़नी होगी। तो पढ़ाई जो है सरल से कठिन की ओर होगी, सीखने की जो प्रक्रिया है सरल से कठिन की ओर होगी, और नियोजित सामग्री के साथ होगी यानी प्लानिंग के साथ होगी। जो उसकी विषय पाठ्य सामग्री होगी वो प्लान्ड होगी, ठीक है, और व्यवस्थित भी होगी, यानी वो ऐसा नहीं होगी, अव्यवस्थित नहीं होगी कि कोई चीज आपने कोई चैप्टर पहले पढ़ा दिया, कोई बाद में पढ़ा दिया, जो बाद में पढ़ाना था पहले पढ़ा दिया, जो पहले पढ़ाना है वो बाद में पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। जो चीज जहां पढ़ानी है वो वहीं पढ़ाई जाएगी। अब सीखने में शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब सीखने में सिर्फ सीखने वाले की पोजीशन नहीं देखी जाएगी कि सीखने वाला कैसा है, जो पढ़ा रहा है उसकी विधि कैसी है ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सीखने की विधि जितनी रुचिकर और उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही आसान होगा। यदि किसी चीज को सरलता से सिखाया जाएगा तो बच्चा जल्दी सीख लेगा, आसानी से सीख लेगा। रुचिकर मतलब उसका मन होना चाहिए, उसको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए सीखने में। यदि बच्चे को सीखने की विधि में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो वो क्या सीख पाएगा, वो नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि नहीं हो रही है, उसको रुचिकर नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, उपयुक्त भी होना चाहिए। पता है ना, अगर 6 साल के बच्चे को रॉकेट बनाना सिखाएंगे तो क्या ये उपयुक्त होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से अब रटने को, ठीक है, अब देखिए रटने को बैंकिंग मॉडल कहते हैं और सीखने को प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क और सोचने की क्रिया शामिल होती है। देखिए सीखने में क्या होता है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग मॉडल कहती है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क है, क्वेश्चन भी आएंगे, सोचने समझने की चीजें भी आएंगी, ठीक है। और रटने में क्या है, बैंकिंग मॉडल है, जैसे बैंक में सब जमा करते जाओ बिना सोचे समझे, भाई जितना पैसा आया बैंक में डालते जाओ। वैसे ही है कि रटने में क्या है, पुस्तक का पेज खोलो और रटना चालू कर दो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो समझ में आ रही होंगी, और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि फैक्ट वगैरह को रटना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें रटने वाली भी होती हैं और कुछ चीजें सीखने वाली भी होती हैं।
पर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सीखने वाली चीजों का प्रतिशत ज्यादा हो, क्योंकि सीखने वाली चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, ये भूली नहीं जाती है। बाकी रटने वाली चीजें फिर जल्दी भूल जाती हैं। सीखने का सिद्धांत, तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए कि सीखने का स्वरूप कैसा होता है, सीखने के क्या सिद्धांत है। तो सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से है जिसके माध्यम से सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने का सिद्धांत वो चीज है जिसके माध्यम से हम सीखते तो हैं, जो वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी हम वैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर सकते हैं, यानी जिसकी डेफिनेट परिभाषा है। और इस व्याख्या का मुख्य उद्देश्य 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे व्यक्ति क्यों सीखता है, कैसे सीखता है और क्या सीखता है। ठीक है, तो यह है सीखने का सिद्धांत। अब सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांत है। देखो, इन लोगों ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं, तो आप लर्निंग के वहां पे परिभाषाएं दी थी, आपको मैंने बताया, ये देखिए जहां पे हमने परिभाषाएं देखी थी, ये है परिभाषाएं। अब इन्हीं लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए, ये देखो ये सिद्धांत दिए। अब क्या करना है, उस चिंतक का नाम लिखो, परिभाषा में क्या दिया वो लिख दो, और उसके आगे उसके सिद्धांत का नाम लिख दो, और इसको याद करते चलो। बस एक बार का आपने एक पेज में 4 लाइन लिखी, 5 लाइन सारे याद हो जाएंगे। जैसे थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, पावलोव का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, कोहलर कोफ्फा और वर्दाइमर का सूच का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, और उसुबेल का सिद्धांत है। पिछले बार ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, तो सूच का सिद्धांत, और उसका आंसर क्या था, कोहलर। कर्ट लेविन का सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत है। कर्ट लेविन बहुत बड़े चिंतक हुए, इन्होंने भी बहुत काम किया है साइकोलॉजी में, इनको बहुत जगह पढ़ा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, देखो अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत को थोड़ा लंबा, मतलब बड़े उसमें लिखा है, और इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दे कि सिर्फ सिद्धांत का नाम याद कर लिया, उसके अंदर भी क्या चीजें दी हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 1898 में 1898 में पीएचडी शोध प्रबंध, ठीक है, अपने पीएचडी में शोध प्रबंध जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, के अंतर्गत अधिगमों के सिद्धांतों की खोज की, मतलब लर्निंग के थ्योरीज की खोज करी अपनी पीएचडी के दौरान, जिसका टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने निम्न पुस्तकें द साइकोलॉजी ऑफ द लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर लिखी। अब ये इसकी पुस्तकें भी हैं, तो भैया इसकी पुस्तकें जो हैं आप इनकी बुक्स भी याद करेंगे कि थॉर्नडाइक ने ये किताबें ये बुक्स लिखी, ये है नाम इनके। ये प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने पशुओं पर भी प्रयोग किया। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी वही स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, या एसआर सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया। ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया और किस पुस्तक में किया, वो ये है, इस पुस्तक में किया है जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की पुस्तक में 1913 में इन्होंने एसआर सिद्धांत यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक यानी मैंने बताया ना जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, ठीक है, जैसे उस बच्चे के लिए उद्दीपक क्या था, चॉकलेट थी होमवर्क करने के लिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, किसी व्यक्ति के समक्ष या प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। समझिए कि यदि बच्चे को चॉकलेट दी जाएगी और बच्चे से कहा जाएगा आप होमवर्क करो, तो वो होमवर्क करने लगेगा। तो जो होमवर्क करना है वो क्या हुआ, अनुक्रिया हुई, मतलब रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, रिस्पॉन्स हुआ। अनुक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है,
जिसके कारण अनुक्रिया की गई है। अर्थात अनुक्रिया यानी वो जो उसका रिस्पॉन्स है वो सही है या संतोषजनक यदि वो करता है तो वो क्या होता है, जो उद्दीपक जिसका उसने प्रयोग किया है ना, वो विशेष हो जाता है और जिसके कारण उसने वैसा रिस्पॉन्स किया है। दूसरे शब्दों में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान यानी लर्निंग की प्रोसेस के दौरान उद्दीपक, ठीक है, तथा रिस्पॉन्स अनुक्रिया के बीच बंधन, बॉन्ड अथवा संबंध, दोनों के बीच संबंध होता है, ठीक है, कनेक्शन बनते हैं। उद्दीपक के बीच और अनुक्रिया के बीच संबंध बनेंगे, ठीक है, कनेक्शन होंगे, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन एसआर बॉन्ड कहते हैं। ये देखो, इसको भी ध्यान रखो, एसआर बॉन्ड किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इन बंधनों के बनने की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है। अब किसी चॉकलेट देने पर बच्चा होमवर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये जो बॉन्ड है ये किस बातों पर निर्भर करेगा। अब वो ये इस बात कर रहा है, ठीक है, कि ये इनके बीच में बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ये किन बातों पर निर्भर कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे। तो परिणामों की संतुष्टि से ये बंधन सुदृढ़ होते हैं तथा परिणामों के संतोषप्रद न होने पर ये बंधन कमजोर होते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है 10 साल का, उसके पापा ने एक 2 रुपए की चॉकलेट लाई है ना। अब 2 रुपए की कोई भी चॉकलेट आप मान लो कि कोई चॉकलेट 5 रुपए की है, ठीक है, 5 रुपए की चॉकलेट लाई 5 स्टार, ठीक है। अब बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट दी और बोला कि तुम मुझे 5 पेज लिख के दिखाओ, ठीक है। अब बच्चा नहीं लिख रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है, वो सोचता है कि 5 रुपए की एक 5 स्टार लाई है, मैं 1 पेज लिख देता हूं। तो ये क्या हुआ, ये उसका जो रिस्पॉन्स है, जो एसआर बॉन्ड जो बना, वो क्या है, कमजोर बंधन है। क्यों? क्योंकि पापा चाह रहे हैं कि मैं 1 चॉकलेट दूं और बच्चा 5 पेज लिख के दिखा दे। अब बच्चा नहीं लिख रहा। अब पापा ने दूसरे दिन जुगाड़ लगाया। पापा बोले कि आज इसको मैं एक बड़ी चॉकलेट ले जाता हूं। तो पापा ने डेयरी मिल्क सिल्क लेके आई, ठीक है। अब जब सिल्क चॉकलेट आई तो सिल्क चॉकलेट अच्छी बड़ी आती है, 90-100 रुपए की चॉकलेट आई। अब जैसे ही पापा ने लाया, पापा बोल रहे हैं बच्चे से कि देखो आज तो मैंने इतनी चॉकलेट लाई, अब तुम्हें जो है 7 पेज लिखने पड़ेंगे। अब बच्चा लिखने तैयार है। देखो, कल छोटी चॉकलेट में बच्चा 5 पेज लिखने तैयार नहीं था, लेकिन आज बड़ी चॉकलेट में बच्चा 7 पेज लिखने तैयार हो गया। तो इसमें क्या हुआ, उसके परिणामों की संतुष्टि हुई। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार 7 पेज तो बहुत कम है, चॉकलेट बहुत बड़ी है। तो ये बंध क्या हुआ, ये जो उसके बीच बॉन्ड बना, ये क्या है, सुदृढ़ है, ठीक है। और जो पहले दिन बॉन्ड बना था वो क्या था, कमजोर था। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ये चीज, ये जो है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी परिणाम की संतुष्टि हो जाती है तो ये बंधन क्या होंगे, सुदृढ़ होंगे। और जब परिणाम संतोषप्रद नहीं होंगे तो ये बंधन कमजोर होंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे और समझ में आएगा। देखो, सब लड़कियां हैं। अब मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे जो है क्या मेरा इतना वो मतलब वो उसमें मेरा थोड़ा कम है ना, फैशन वाले उसमें मैं बता नहीं पाऊंगी। तो ऐसा समझिए कि आपने अपनी मम्मी को बोला मुझे कोई टीवी सीरियल आता होगा उसमें वैसी ड्रेस है तो आप मुझे वो दिला दो, ठीक है। अब मम्मी ने कहा अपनी बेटी से कि देखो 12th क्लास में यदि तुम्हारे जो है इतने % आएंगे तो मैं वो ड्रेस दिलाऊंगी, और नहीं आएंगे तो नहीं दिलाऊंगी। तो अब क्या होगा, कुछ कोई ऐसी लड़कियां होंगी जो वो ड्रेस के लिए पढ़ेंगी तो कहेंगी कि क्या है, जब वो ड्रेस के लिए पढ़ेंगी तो क्या होगा, बंधन सुदृढ़ होगा। लेकिन कुछ लड़कियां ये होंगी जिनको लगेगा कि अरे वो ड्रेस के लिए पढ़ना, तो उनके लिए अगर वो ड्रेस के लिए नहीं पढ़ रही हैं, उनको ड्रेस ऐसा लग रहा है कि नहीं ड्रेस बहुत कम चीज है, पढ़ना ज्यादा कठिन है, तो फिर क्या होगा, ये बंधन कमजोर हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगी, वो नहीं पढ़ेंगी। और किसी के लिए भाई जिसके पास मान लीजिए नहीं है ड्रेस और वो सोच रहा है कि मुझे ड्रेस मिल जाए, तो फिर वो पूरी ताकत लगा के पढ़ेगा उस ड्रेस के लिए। तो उसके बीच में वो ड्रेस और उसकी परीक्षा का जो परिणाम है, उनके बीच जो बंधन है वो क्या होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत बंध होगा। और जिनमें ड्रेस और परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए बीच जो है वो उनका संबंध मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि लड़की को ये लगेगा कि ये जो ड्रेस है, इसके सिर्फ ड्रेस के लिए पढ़ना जो है ये ठीक नहीं है, कुछ और बड़ी चीज देना चाहिए तब मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो वो बंधन क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा। अब 2 एग्जाम्पल से व्यवस्थित समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया मतलब जो स्टिमुलेटिंग चीज है, जो प्रेरित कर रही है और उसके साथ में जो रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब ये जो एसआर बॉन्ड है ना,
इसका बनना ही सीखना होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध के सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, जैसे संबंधवाद या बंध के सिद्धांत भी कहते हैं या कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। तो एग्जाम में यदि ये 3 नाम में से कोई नाम आए तो आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। ये 1 2 3 और ऊपर है, एसआर बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। 4 मैंने हर जगह स्टार बना के आपको बताते चल रही हूं। इसे आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। देखो इसको इतनी सारी चीज कहते हैं, ये सिद्धांत के नाम ही अच्छे से याद कर लेना, कम से कम 7-8 नाम हो गए इस सिद्धांत के। और इस सिद्धांत को परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। देख लो भाई, अब तक जितने सिद्धांत पढ़े हो ये सारे सिद्धांतों का राजा है, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपके घर में जितने मेंबर है सबको 2-2 नाम दे दो कि इसका ये नाम है, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रयास और भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ उपाय किया जाता है जो प्रायः सफल नहीं होता, फिर दूसरा उपाय करके मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुंच जाता है, ठीक है। यानी प्रयास और भूल के सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए प्रयास किया और वो सफल नहीं हुआ, फिर आप दूसरा कोई उपाय करेंगे और फिर वो मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार आपने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार आप क्या कर रहे हैं, इस बार आप सफल होने के लिए फिर से दूसरा उपाय कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं और अंत में क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में उद्दीपक, ये क्या कहता है, जब वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वही है जो मैंने पहले समझाया कि ये क्या होता है, जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे भोजन, पानी या उसका लक्ष्य। जैसे अभी आपका लक्ष्य क्या है, सुपरवाइजर बनना, सुपरवाइजर के एग्जाम पास करना, तो ये क्या कर रहा है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं पढ़ो, सो मत पढ़ो, उठो जागो, ठीक है। और अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स। तो जब ये लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो, कार्य कर रहे हो। उसी उद्दीपक के अनुसार, इस लक्ष्य के अनुसार क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। तो यही क्या है, अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। जैसे भोजन को खाना, पानी पीना, खेल खेलना, है ना। तो ये क्या है, आपका पढ़ना भी क्या है, ये एक अनुक्रिया है, ये रिस्पॉन्स है। किस चीज के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग देखो, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया, पहले तो उसने सिद्धांत दिया, अब उसने प्रयोग भी किया है, तो अब उसका प्रयोग पढ़िए। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने बिल्लियों, चूहों, मछलियों, मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के उपरांत सीखने का संबंधवाद, कनेक्शनिज्म अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी तथा सीखने के नियमों को प्रतिपादित किया, ठीक है। इन्होंने देखो 4 ये लिखा है, बिल्ली, चूहे, मछली, मुर्गी, सबके ऊपर इनने प्रयोग करा, ठीक है। अब थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है और अनुक्रिया यानी कार्य का संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त होना चाहिए। जो पुनर्बलन का कार्य करता है तभी उद्दीपक अनुक्रिया बंधन मजबूत होगा। पुनर्बलन सीखने का केंद्रीय तत्व है और प्रयोग के 3 चरण हैं, प्रयास करना, असफल होना, फिर प्रयास करना, और जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए, मतलब जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रयास करना है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था कि बिल्ली भूखी है, यदि उसको खाना देंगे तो फिर क्या होगा, उसने खाना प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। किसने, बिल्ली ने। तो उसको पता है कि यदि मैं खिड़की के उस पार पहुंच जाऊंगी तो मुझे खाना मिल जाएगा, तो वो कोशिश करेगी ना एक बार जंप करने की, दोबारा जंप करने की, कोई जुगाड़ करने की, ताकि वो किसी प्रकार से उस खिड़की के पार पहुंच जाए और उसे खाना मिल जाए, उसे भोजन मिल जाए। जब एक बार वो सफल हो जाएगी तो यही जो उसने खाना खाकर जो उसको तृप्ति मिली है, वही उसके लिए क्या करेगा, अगली बार फिर से पुनः उद्दीपक का कार्य करेगा, मतलब उसको प्रेरित करने का काम करेगा। और वो फिर से क्या करेगी, फिर से उसका जो है रिस्पॉन्स जो है और उसका जो उद्दीपक है उसका बंधन क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड जो है मजबूत हो जाएगा और उसको फिर से पुनर्बलन यानी फिर से कार्य करने की प्रेरणा मिलना।
और वो फिर से काम करेगी, और इसको यही पुनर्बलन जो उसको बार बार काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यही केंद्रीय तत्व होता है, यानी जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। तो इसीलिए इसने कहा कि इसके 3 चरण है, पहले प्रयास करा, फिर असफल हो गई, फिर प्रयास किया, और जब तक किया जब तक कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर लेगी। तो आपको भी इस लाइन को आत्मसात करना है कि आपने पहले प्रयास किया था, आप असफल हो गए थे, लेकिन अब आप फिर प्रयास करने हैं, और इस बार आपको सफलता किसी हाल में प्राप्त करना है। समझ गए? ये सब आपके लिए ही है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इससे सीखना है। अब थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं? तो समझिए थॉर्नडाइक ने क्या क्या नियम दिए सीखने के। सबसे पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तैयार होना। तैयार होना, रेडी यानी तैयार होना, ठीक है? तो तत्पर होना, किसी काम को करने के लिए एकदम तैयार होना कि हाँ हम कर लेंगे। तो इस नियम का तात्पर्य है, यह नियम कहता है यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हैं या तत्पर होते हैं, ठीक है, तैयार होना या तत्पर होना एक ही चीज है, तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। आपको पढ़ना है तो आप खुद तैयार है ना पढ़ने के लिए, जबरदस्ती आपको पकड़ के थोड़ी बिठा ला कि चलो चलो पढ़ो। यदि किसी को जबरदस्ती बैठा लेंगे कि पढ़ो, तो वो क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जब तक उसकी खुद की भावना आनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है, तभी वो कोई चीज पढ़ेगा या सीखेगा। अब भाटिया के अनुसार, भाटिया भी एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेता है। यदि आपके मन में, यदि आप किसी चीज के लिए तैयार है कि हाँ मुझे करना है, जैसे आप तैयार हुए कि हाँ मुझे सुपरवाइजर बनना है और मैं पढ़ूंगी, है ना, आपने बोला मैं पढ़ूंगी, तो इसी में क्या हुआ, आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली क्योंकि आप दूसरों से बहुत आगे हैं। तो ये बात किसने कही थी? भाटिया ने, ठीक है, ये याद करना। 1935 में थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स में तत्परता के स्थान पर आवश्यकता, रुचि एवं अभिवृत्तियों पर बल दिया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने कहा, उन्होंने तत्परता के स्थान पे इन पर बल दिया है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसकी स्वयं की इच्छा उस खेल को खेलने की नहीं होगी। वह इस काम के लिए तत्पर नहीं हो जाता तब तक वह क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है। सेकेंड, परीक्षा की बुक्स काफी सारी रखी हैं, ये किस किस के साथ है ये वाला बताना। अभी परीक्षा की बुक्स बहुत सारी रखी हैं और वैकेंसी भी आ गई है और सब पढ़ने के लिए कह भी रहे हैं, लेकिन बालक जो है ये बुक्स खोलकर पढ़ता ही नहीं है क्योंकि अभी वो पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। आई होप आप लोग में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, सभी लोग पढ़ने के लिए तत्पर होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। अब देखिए इसमें नोट है एक चीज कि 1 से 2 वर्ष के बालक को जोड़, बाकी, गुणा, भाग, है ना, ये नहीं सिखाया जा सकता। अभी 1-2 साल के बच्चे को आप ये नहीं सिखा सकते क्योंकि इससे उसकी तत्परता का संबंध नहीं है, यहाँ पर उसकी परिपक्वता का संबंध है। क्योंकि 1-2 साल के बच्चे को भाई उसका वो मान लीजिए वो चीज सीखने के लिए तत्पर भी हो, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं है ना, अभी मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो आप उसको ये चीज नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए ये इसमें नोट में ये एक्सेप्शन है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहे कि एक उसका मैच्योरिटी का लेवल भी देखा जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या कहता है, इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। अभ्यास का नियम का अर्थ है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना। जैसे मैं कहती हूँ बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, क्यों? क्योंकि जितने बार आप बार बार रिवाइज करेंगे वो चीज क्या होगी, दृढ़ हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है और आपको इतना दक्ष बना देगा। देखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर वुमन ने ये गलतियां पाल रखी है कि वुमन ऑलरेडी परफेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना, तो आप दक्ष हो जाएंगे और एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझिए। एक ड्राइवर है, जब वो गाड़ी चलाता है तो पास वाले से बात भी करता है, ब्रेक और गियर आदि लगाता है और उसका सही यूज भी करता जाता है और गाड़ी भी सही चलाता है। क्यों? क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, क्यों? क्योंकि उसने इतना अभ्यास कर लिया है कि अब वो
वो उसका स्थायी ज्ञान हो गया है। क्या हो गया? स्थायी ज्ञान हो गया है वो, ठीक है। और इसके कारण वो एक साथ दो काम भी कर लेता है, वो बात भी करते जाता है, वो गाड़ी भी सही तरीके से चलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना व अध्यापक के कहने पर अपने आप कविता को सुनाना आदि अभ्यास द्वारा सीखने के उदाहरण है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। एक जो है कोई जैसे भगवान की आरती करते हैं ना, तो आपको अगर कहेंगे चलो आरती सुनाओ, आप भगवान की आरती सुनाओ, आप नहीं गा पाओगे। ऐसे अकेले में आप शायद ही गा पाओ। क्यों? क्योंकि आपने उसको याद नहीं करी। अब जब आप मंदिर में खड़े हुए, लोगों ने गाना चालू किया, आपको अपने आप पूरी आरती आ जाएगी। क्यों? वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, लेकिन आप उसको दिमाग लगाकर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास से आपके अंदर आ गई है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जनगण मन। आप जनगण मन आपने स्कूल में गाया था, उसके बाद में आपने कब गाया था जनगण मन? बहुत कई लोगों ने नहीं गाया होगा, बहुत समय हो गया होगा, लेकिन यदि उनको खड़ा कर दिया जाए जनगण मन गाने तो वो गा लेंगे। वंदे मातरम कोई बोला, आप गा लेंगे, अब अभी जनगण मन और वंदे मातरम सुना देंगे। क्यों? क्योंकि वो आप उसमें दक्ष हो चुके हैं, उसकी इतने बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आप उसको भूल ही नहीं सकते, है ना, वो एकदम बैठ गया है। ऐसे ही ये सारी चीजें भी हैं। इसी को क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे ABCD हो गई, हम क्यों नहीं भूलते? पढ़ना क्यों नहीं भूलते? क्यों? क्योंकि हमने इसका बहुत अभ्यास कर लिया, ठीक है। अब आता है थर्ड, प्रभाव व परिणाम का नियम। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। इस सिद्धांत को संतोष असंतोष का नियम, है ना, ये भी कहते हैं। तो यह प्रसन्नता एवं दुख का नियम भी कहते हैं, प्लेजर एंड पेन, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है और जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है, और जिसको करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है और संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य को करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं, जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता। इसके विपरीत दुखद अथवा असंतोषजनक परिणामों से उत्तेजना तथा अनुक्रिया का संबंध निर्बल हो जाता है। अब देखिए, इसको समझिए क्या कहना चाहता है। उत्तेजना का मतलब यहां पर वही है, उद्दीपक, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एक बच्चा है जो रोज अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और तो उसको पापा क्या करेंगे? चॉकलेट दे रहे हैं। देखो, मैं चॉकलेट और बच्चे के एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, है ना। तो अगर आप जो है बच्चे को, बच्चा पढ़ाई करता है, पापा चॉकलेट देते हैं, तो इससे क्या हुआ? उसको खुशी मिलती है बच्चे को चॉकलेट से। वो उसके लिए क्या काम कर रही है? उद्दीपक का काम कर रही है चॉकलेट, तो उसको प्रसन्नता होती है। उसने पढ़ाई करी, चॉकलेट मिली, तो वो खुश हुआ। और पढ़ेगा दूसरे दिन और चॉकलेट मिलेगी, फिर पढ़ेगा फिर चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उससे उसको खुशी मिल रही है, लाभ हो रहा है, इसलिए वो उसको क्या कर रहा है? बार बार कर रहा है। उसको सुख हो रहा है, संतोष हो रहा है, तो वो क्या करेगा? बार बार करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ? पापा ने उसको क्या बोला? पापा ने देखा कि बच्चा जो है स्कूल से आता है और सारे कपड़े, मम्मी ने देखा कि स्कूल से आया बच्चा, जूता यहाँ फेंका, मोजे यहाँ फेंका, बैग यहाँ फेंका, ये यहाँ फेंका, तो मम्मी ने क्या करा? बिल्ला फेंक के मारा, बेलन से दिया कि तुमको समझ में नहीं आता, अपना सामान सब जगह सही सही रखो। अब इससे क्या हुआ? बच्चे को क्या हुआ? कष्ट हुआ, दुख हुआ। माँ ने डांटा तो वो क्या करेगा? वो उसको दोहराएगा नहीं। अब वो कल से आएगा तो अपना सामान जो है वो सही जगह रखेगा, ठीक है। तो इसको संक्षेप में क्या कह रहा है वो, कि जिस कार्य को करने से उसको पुरस्कार मिलता है तो वो उसको सीखता है, और जिस कार्य को करने से दंड मिलेगा वो उसको नहीं सीखेगा, ठीक है। और इसके विपरीत फिर क्या वो क्या कहना चाहता है कि जो जिससे दुख होता है या जिससे के परिणाम जो है असंतोषजनक है, अच्छे नहीं है, तो उसमें क्या होता है? उसकी जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, इसका संबंध निर्बल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा आएगा और मान लीजिए उसने फेंका, फिर उसको ध्यान आया कि जैसे ही मैंने फेंका और मम्मी ने बेलन चलाया, वो तुरंत उठाया अपना सामान और फिर व्यवस्थित जगह पे उसने रख दिया, ठीक है। अब आते हैं सीखने के गौड़ नियम पे, ठीक है। लर्निंग के ये सेकेंडरी नियम है, गौड़ नियम, ठीक है, ऐसे समझिए। तो सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज।
इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो उसे सुलझाने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया यानी सही चीज की खोज नहीं कर लेता है। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, असफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक उपाय करते रहना चाहिए, अमल में लाते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। ठीक है, ऐसा ही उसमें था कि आप एक बार काम करो, यदि असफल हो गए दोबारा करो, तब तक करो जब तक कि आप जीत नहीं जाते। और यही बात यह है कि आप यदि किसी काम में एक बार हार गए हैं तो तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि आप जीत नहीं जाते, है ना। अंतिम लक्ष्य जो है जीतना ही है। विवेकानंद ने कहा है ना, उठो जागो और तब तक प्रयत्न करो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो उसी प्रकार है ये। ठीक है, अब हम सेकंड को पढ़ेंगे, मानसिक स्थिति या विन्यास का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। सीखने वाले कार्य के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण अथवा अभिवृत्ति विकसित होना आवश्यक है। समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़की है ना, और वो चाहती है, उसको खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है, वो खाना नहीं बनाना चाहती है। अब उसकी माँ लगी है पीछे, चलो तुम खाना बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो, तो वो नहीं सीख पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की रुचि नहीं है, वो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है, वो ये काम नहीं सीखना चाहती, वो नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो वो नहीं सीख पाएगी। वो ये इसका अर्थ ये है। और मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसको बहुत रुचि है खाना बनाने में, वो अलग अलग डिश देखती है ना, यूट्यूब से सर्च भी कर लेगी, फिर इसको भी बनाएगी, इसको भी ट्राई करेगी, तो वो बहुत अच्छा सीख लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसके अंदर सीखने की रुचि है, वो सीखने के लिए तैयार है, उसकी मनोवृत्ति वैसी, उसका एटीट्यूड ऐसा है, वो चाहती है कि मैं वो ये सीखूं, तो वो उसको जल्दी सीखेगी, अच्छा सीखेगी और अभ्यास करेगी तो सुदृढ़ हो जाएगा उसका अभ्यस्त हो जाएगी वो, है ना। और जिसको नहीं सीखना है, वो मेंटली तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो वो जो है वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और सीखने के कार्य में एक स्वस्थ दृष्टिकोण अभिवृत्ति अधिक विकसित होना आवश्यक है। कि मान लीजिए जैसे क्लास में सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जिसको याद करना है, जैसे हम कहते हैं कि याद करो डेली याद करो, तो जो ये सोचता है कि मैं याद कर लूंगी तो उसको याद हो जाएगा। अब जो पहले से ही सोच रहा है कि नहीं मैं कैसे याद करूंगी, नहीं हो पाएगा, तो उसको नहीं होगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सिर्फ इतनी ही बात इस स्थिति में है। समझ रहे हैं कि जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं आप सीख लेंगे, जिस काम को आप करना चाहते हैं कर लेंगे, जिसको नहीं करना चाहते हो आप नहीं करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। अब है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, कि कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो एक स्थिति पूरी स्थिति के प्रति नहीं होगी, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति ही होगी। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुगम हो जाता है। ठीक है, एक कोई बहुत बड़ा काम है, उसको छोटे छोटे कामों में आप विभाजित कर लेंगे तो वो जल्दी बनेगा, सरलता से बन जाएगा, आसानी से होगा। इस नियम में इस प्रकार अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना इसी नियम पर आधारित होता है। संक्षेप में, व्यक्ति किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उसके मूल तत्वों पर अपनी अनुक्रिया केंद्रित कर लेता है। ठीक है, और आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम कहा है। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक ने किसको कहा कि आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेना। अब इस बात को समझो, ये आंशिक क्रिया का नियम क्या कहना चाहता है। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहना चाह रहा है। आपके घर में देखो, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए समझाती हूँ और ऐसे एग्जाम्पल जो कि आपके इससे रिलेट करते हैं ताकि आपको समझ पाओ। अब आपके घर में मान लीजिए आज 50 मेहमान आने वाले हैं, 50। आपको 1 घंटे पहले पता चला
या रात को पता चला कि कल सुबह 50 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब 50 लोग आएंगे तो 50 के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो अब आप क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई ये 50 के लिए खाना बनाना है, तो क्या आप पहले ही सोच लेंगे कि ऐसा इतना किलो चावल बना लूं, इतनी किलो दाल, इतनी किलो सब्जी, ऐसा तो नहीं सोचेंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे, 50 लोग आएंगे तो 50 के पानी पीने के लिए भी अपन को बड़ा बर्तन निकाल लो, तो पहले पानी भर लो। फिर खाना ज्यादा बनेगा तो बड़े बर्तन चाहिए, यदि घर में नहीं है तो पड़ोसी से ले आओ, है ना। तो भाई किसी के यहाँ बड़ी गंजी, बड़ा कुकर लेने जाओगे कि 50 लोग का खाना बनना है, तो बर्तन की व्यवस्था करोगे। ऐसे थोड़ी सीधे चूल्हा जला के और जो बर्तन है वही रख दिया। पहले आपने अब पानी की व्यवस्था करी, बर्तन की व्यवस्था करी, फिर देखा कि यार अगर छोले की सब्जी बनानी तो रात को छोला फुला दो, और छोला इतना लगेगा, इतने लोग हैं तो इतने इसमें ये मसाला चाहिए, ये मसाला चाहिए, जो नहीं है वो ले आओ। और आपने क्या किया, छोटे छोटे कार्यों से प्रारंभ किया है। ये क्या है, सब छोटे कार्य, और यही सब छोटे कार्य जब मिलेंगे तो कल आपका 50 लोग का खाना तैयार हो जाएगा, यही होगा। तो यही कहलाते हैं आंशिक क्रिया का नियम, कि किसी एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और फिर आंशिक आंशिक काम करना, यानी छोटे छोटे काम करना जो सरलता से होंगे, ठीक है। और जब इनको हम कर लेते हैं तो आंशिक क्रियाओं को करके वो बड़ी समस्या का हल हम ढूंढ पाते हैं, और इसी को थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम कहा है। समझ में आ गया ये बात। अब आगे चलते हैं, समानता या आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस क्रिया का, इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, ठीक है, और जिससे वह पहले भी गुजर चुका है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसी उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करके पढ़ाने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना, शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। देखिए ये क्या कह रहा है, जब बच्चा जो है पहली क्लास में गया, पहले तो नर्सरी में पढ़ा तो ABCD उसको पढ़ना सिखाया, ठीक है। इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे। बच्चे ने पहले ABCD पढ़ना सीखा, ठीक है, नर्सरी क्लास में। अब वो गया, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ा, तो जो उसको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया उसी से मिलता जुलता आगे की चीज उसको सेकेंड क्लास में पढ़ाएंगे। फिर जो सेकेंड में पढ़ाया उसके आगे का थर्ड में पढ़ाएंगे, थर्ड के आगे का फोर्थ में पढ़ाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, हर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको पुराने साल के सिलेबस से जोड़कर पढ़ाते हैं, ठीक है। यानी नवीन ज्ञान जो उसको नया ज्ञान दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके पुराने ज्ञान से जोड़कर उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसी में शिक्षण सूत्र जो है इसी नियम पर चलता है। जो पढ़ाई का नियम है वो इसी नियम पर चलता है कि पहली क्लास में जो पढ़ाया उसके आगे का दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसी करते करते 12वीं, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाया, उससे ज्यादा फिर PG में पढ़ाया, फिर आपने स्पेशलाइजेशन किया, कुछ MPhil PhD वगैरह में करा, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं। अब इसमें एक और बात है, जो पूर्व ज्ञान है, पुराना कोई ज्ञान है या आपका कोई अनुभव है, तो किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उत्पन्न होने पर आप उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या के स्मरण करते हैं जिससे आप पहले भी गुजर चुके होते हो, और ऐसी स्थिति में आप नवीन स्थिति के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करते हैं। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल वैसा है कि जिसको समझ में आ जाएगा। जिनकी एज ज्यादा उनके लिए तो है नहीं, जिनकी बॉयफ्रेंड वगैरह है तो अब उनको बताती हूँ। देखो क्या है कि मान लीजिए कोई लड़की थी या कोई लड़का था, ठीक है। एक लड़का था, लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी, लड़के ने उसको प्रपोज किया, लड़की ने बोला ठीक है ओके। अब उसका अफेयर चला, अब थोड़े दिन बाद लड़की उसको छोड़ के चली गई लड़के को, ठीक है। तो अब इसको बहुत दुख हुआ। अब इसका अनुभव क्या हो गया, कठोर हो गया, खराब हो गया अनुभव। अब उसके बाद में जब इसको फिर से मान लीजिए अब कोई लड़की इसके जीवन में आना चाहेगी तो क्या होगा, इसका पुराना अनुभव कठोर है तो ये क्या करेगा, ये वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा, ये अब संबंध नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पूर्व अनुभव जो है वो कड़वा हो चुका है, तो वो उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। ये 2 चीजों से मैंने बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है 5वां, साहचर्य परिवर्तन का नियम,
ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएट चेंजेस, इस नियम का अर्थ पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद खाने के प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। समझ गए? थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। उसका कहने का मतलब है कि यानी कि देखो, ये एग्जाम्पल तो उसने बता दिया, उसने कुत्ते पे जो प्रयोग करे तो उसने अपना एग्जाम्पल बताया है कि थॉर्नडाइक ने कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया यानी क्या है कि परिवर्तन जो है, पहले उसने खाना देखा तो उसकी लार टपक रही थी और बाद में तो बर्तन देख के ही उसकी लार टपकने लगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब देखो, अगर इसको इंसानों पे से समझो तो मैं इंसानों पे से एक उदाहरण बताती हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या है, मान लीजिए वो कोई सामान लेने गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी शहर में है और वो सामान लेने गया है, तो उसने वो सामान लिया और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने उतने पैसे दिए। सपोज दैट कि 100 रुपए का सामान है और उसने 100 रुपए दे दिए। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वही व्यक्ति यदि किसी अन्य स्थान पर वो सामान लेने जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको ध्यान है कि फलानी जगह मैंने जब सामान लिया था तो क्या था, इतना 100 रुपए का सामान था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर भी यही चाहेगा कि उसको 100 रुपए का सामान मिले। अर्थात उसके लिए क्या, वही जो उद्दीपक वस्तु थी, प्रेरणा का काम कौन कर रहा है कि हाँ ये वस्तु 100 रुपए में आ जाती, वही उसके लिए प्रेरणा है, भले स्थान परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना, तो स्थान परिवर्तन के होने के बावजूद भी उसके लिए प्रेरक का काम वही वस्तु कर रही है। ठीक है, अब आते हैं सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग या महत्व, कि देखो एजुकेशन का क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, शिक्षा का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। अच्छा, इतने बजे क्लास में आने की क्या जरूरत थी बताओ, अभी कोई आ रहा है भैया, मतलब आधी क्लास अब खत्म होने वाली है, अब लोग ज्वाइन करते हैं, समय पर आओ ना। छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि उनको भी शिक्षा जो है बचपन से दी जाएगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। यह सिद्धांत प्रेरणा पे बल देते हैं, मोटिवेशन पे, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करते हैं कि भाई हमें मेहनत करनी चाहिए। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुण का विकास होगा। ठीक है, यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने यानी सरलता से कठिन पर जाने पे बल देता है। मैंने बताया कि छोटा बच्चा ABCD सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा फिजिक्स और सिखाएंगे, जब बहुत ही बड़ा होगा तो रॉकेट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, ये सब सिखाते हैं, इसमें उपयोगी होते हैं। सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता बताता है कि भाई सीखने वाला जो व्यक्ति है उसको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसके खुद की मतलब खुद के अंदर से आनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, इनर मोटिवेशन कि भाई मुझे सीखना है, मेंटली प्रिपेयर होके कि हाँ भाई मुझे करना ही करना है। यह सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। अर्थात ये रटना नहीं है, रोट लर्निंग की बात नहीं करता, ये कहते हैं कि आप करके देखो, आप जब खुद करेंगे तब सीखेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बनता है, कि यदि वो एक बार निराश हो भी गया, उसको सफलता नहीं मिली, तब भी वो दोबारा प्रयास करेगा और तब तक प्रयास करेगा जब तक वो सफल नहीं हो जाता। ठीक है, और आप जितने बार प्रयास करेंगे तो आप ये मानिए कि आप एक बार हार सकते हैं, आप दोबारा नहीं हार सकते, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, ये तय है। यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों और अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। यदि कभी आप हार गए, कभी आप जो है आपको बहुत सारे अनुभव हुए, तो आप अगली बार उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, और परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व, अर्थात जैसे पिछले बार एग्जाम में आप सफल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार एग्जाम है तो आप क्या है, इस परिस्थिति को देखने के लिए आपको पता है कि इसका कितना महत्व है, तो आप लाभ उठाने के लिए क्या है, तत्पर हैं, आप लाभ उठाने पे बल दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं।
यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है ना, और इससे सीखा गया कार्य स्थायी बन जाता है। बार बार अभ्यास करने से जो है, जो भी काम आप करते हैं उसमें आप क्या होते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ठीक है। वो काम क्या होता है, स्थायी बन जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तो इनाव पावलाव एक रूसी जो है शरीर शास्त्री थे, इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखो याद करते चलो, 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ओके। और पावलोव के एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, देखो इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, उसे बांध कर रखा गया। अब पावलोव ने कुत्ते को खाना दिखाया, खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने शुरू हो गई। अब पावलोव ने लार को एक बर्तन में इकट्ठा किया, देखो, और फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो कुत्ते को खाना देता तो पहले एक घंटी भी बजा देता। कुछ दिन बाद कुत्ते को समझ आ गया कि जब घंटी बजती है तभी मुझे खाना मिलता है, तो अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज की और खाना नहीं दिया। ये वो टेस्ट कर रहा है। ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसे पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज को लार के आने से अनुबंधित कर दिया है, ओके। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये देखो, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं थी, बहुत सरल है। घंटी बजाई, उसको खाना दिया, फिर कई बार उसने देखा, बार बार ये प्रयोग किए तो देखा कि भाई घंटी बजाने से इसकी लार टपकने लगती, भले इसको खाना दो और भले मत दो, ठीक है। और पावलोव ने अपने प्रयोग में दो चीजें बताई कि क्या चीजें हुई, तो स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं और अस्वाभाविक अनुक्रियाएं जो अर्जित या मनोवैज्ञानिक होती है। दो बातें कही, दो मुख्य है। तो पावलोव का प्रयोग क्या था, मुख में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार आने के संबंध में उसने कुछ स्पष्ट होना आवश्यक है। मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती है, यह जन्मजात या जैविक क्रिया है, हमेशा होने वाली क्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है कि जब आप मुंह में खाने को रखेंगे, जब कुत्ता जो है अपने मुंह में खाना रखेगा तभी लार आएगी। लेकिन कुत्ते के मुंह से लार का गिरना, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन के प्रति हो रहा है। लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, उसने घंटी, क्योंकि घंटी बजी तो उसको खाना मिला, तो अब वो क्या, घंटी जैसी बजती है तो उसके मुंह में लार आने लगती है, ठीक है। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और पावलोव का मानना है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है जो साहचर्य नियम पर आधारित है, यानी कि उसने ये बताया UCS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, ये इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है। CS यानी कंडीशनड स्टिमुलस, UCR यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और CR यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसने बोला पहले भोजन देख के लार आई, फिर घंटी और भोजन से लार आई, और फिर सिर्फ घंटी से ही लार आ गई, ठीक है। ये उसने कैलकुलेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या सिद्धांत संबंध प्रत्यावर्तन या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ था। देखो भैया, इस सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। अब इस सिद्धांत के नाम इतने सारे हिंदी में पढ़ पाना और याद कर पाना आपके लिए भारी कठिन है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि इंग्लिश वाला याद कर लो, दो ही मिलेगा, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और जो ना पढ़ पाए तो फिर हिंदी में याद करो, ठीक है। लेकिन वैसे इंग्लिश वाला सरल है, इतना कठिन भी नहीं, इतना आप पढ़ पाएंगे। और वैसे हिंदी के भी इतने कठिन नहीं है, एक आध दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगे वो, ठीक है। सब में अनुबंधन अनुबंधन ज्यादा आ रहा है, तो जहां जहां अनुबंधन लिखा है तो समझ लेना कि ये इसी की बात कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव को जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है, टेंडेंसीज होती हैं उसकी, या वो कुछ रिस्पॉन्स रखता है। ये प्रवृत्तियां क्या हो, प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस की उपस्थिति होने पर प्रकट होते हैं। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर
इस पर प्रयोग को सिद्ध किया, मतलब उसकी पैरोडिड ग्रंथि, पैरोडिड ग्रंथि ये पिछले बार क्वेश्चन आया था, पैरोडिड ग्रंथि क्या होती है, लार वाली ग्रंथि होती है पैरोडिड ग्रंथि, ये मनुष्यों में भी होती है, ठीक है। स्पष्टता इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, यानी रिस्पॉन्स करेगा। कोई प्रेरणा देने वाली वस्तु होगी तो क्या करेगा, व्यक्ति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। यदि प्राणी के समक्ष प्रथम उद्दीपक के साथ साथ कोई दूसरा उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए तो दूसरा उद्दीपक प्रथम उद्दीपक का स्थान ले लेता है और प्राणी जो रिस्पॉन्स करता है प्रथम उद्दीपक के प्रति करता है, वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति करने लगता है, ठीक है। वही है जो कुत्ता जो है घंटी बजाने से लार आने लगती है, सीधा सीधा उसको पूरा विस्तार से ये दिया हुआ है, अर्थात दूसरे उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुकूलन स्थापित हो जाता है। मतलब उसको घंटी बजाने से ही लगता है कि खाना मिलेगा और उसकी मुंह में लार आने लगती है। अब इसका एक अस्वाभाविक उद्दीपक का एक उदाहरण देखो। कल्पना करो कि आप खाना खाकर फ्री हुए हैं, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर एक मिठाई परोसी गई है जो आपको पसंद है। यह आपके मुंह में अपने आप स्वाद का संकेत देती है, लार स्राव आरंभ हो जाता है, आप खाने जैसा अनुभव करते हैं। यह अनुबंधित अनुक्रिया है, ठीक है, कि मिठाई देख के मुंह में पानी आना, ये क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है, मतलब देखकर रिस्पॉन्स होना। ओके, इस सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के क्षेत्र में पावलोव ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, उसके बाद में इसने ये और सारे नियम के प्रतिपादन किए हैं, ठीक है। जैसे उत्तेजना का नियम है और ये समय अंतराल है, ठीक है, फिर ये यहां तक है, ये फिर ये स्किनर का चालू हो गया, ये यहां तक है। तो ये इसके बाद वाले जो हैं इसको आप कल पढ़ के आना, या कहें तो एक और पेज है, मैं बस एक पेज और कंप्लीट कर देते तो ये वाला पूरा हो जाएगा। तो देखो चलो इसको उत्तेजना का नियम भी देख लो। उत्तेजना का नियम कहता है कि उद्दीपक सामान्यीकरण, अलग अलग तीव्रता वाली ध्वनि और भोजन के प्रति एक समान प्रतिक्रिया यानी लार आना, चाहे वो घंटी बजाए और चाहे खाना दे, तो दोनों में समान प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि कुत्ते की लार टपक रही है। फिर उद्दीपन विभेदीकरण, अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित होने के उपरांत जब कोई मूल अनुबंधित, या देखो इसमें जो अनुबंधित शब्द है इसका अर्थ क्या है कि जो मूल जो है उत्प्रेरक है वो क्या है, तो भोजन है, और अन्य समान उद्दीपक लार के मध्य अंतर करना सीख जाना। वास्तविक उद्दीपक के सामने आने पर लार, यानी भोजन के सामने आने पर ही लार आना, पर क्या है अन्य उद्दीपक के सामने आने पर लार ना आना, अर्थात अंतर करना सीख जाना। समझ रहे हैं भाई, खाना आया तो उसकी लार गिरेगी, यदि मान लीजिए खाना सामने नहीं आया, रेत रख दी, कंकड़ पत्थर रख दी, तो उसकी लार सामने नहीं गिरेगी, ठीक है। फिर विलोपन एक्सटिंक्शन, अनुबंध के बाद अगर बार बार केवल अनुबंधित यानी घंटी की आवाज को ही प्रकट किया जाए और वास्तविक यानी उसको भोजन नहीं दो, तो क्या होगा, कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा। अरे भाई उसको खाना नहीं दोगे, सिर्फ घंटी बजाओगी तो कितनी देर लार टपकाएगा, वो एक दो बार टपकाएगा, उसके बाद वो लार टपकाना बंद कर देगा कि ये सिर्फ घंटी बजाता है, खाना नहीं देता, ठीक है। अब देखो इसने बताया कि घंटी बजाना और भोजन देना तब लार आएगी, घंटी बजाना माइनस लार का आना, घंटी बजेगी तो लार आई, फिर घंटी बजाना फिर लार आई, और फिर घंटी बजाए तो अब लार क्या है, लार टपकना बंद हो गई। वो कहता है बेवकूफ बनाता है, बार बार घंटी बजाता है और खाना नहीं देता, समझ गए। तो ये प्रोसीजर होगा ये, ओके। अब समय अंतराल टाइम इंटरवल, कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी बजाना और प्राकृतिक उद्दीपक यानी खाना देना, इसके बीच के समय का जो अंतराल है 3 से 5 सेकेंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी समय का अंतराल अधिक होने पर जो अनुबंधित उद्दीपक है यानी जो घंटी बजाना है वो अनुबंधित व्यवहार यानी लार टपकने को प्रकट होना संभव नहीं हो सकेगा। यदि ये दोनों के बीच में देर होगी तो वो लार नहीं टपकाएगा। स्वतः पुनर्लाभ, जब कोई कुत्ता अनुबंधित अनुक्रिया प्रकट करना सीख जाता है यानी घंटी की आवाज सुन के लार टपकाना सीख जाता है, लेकिन यदि सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक ही प्रकट किया जाता है यानी सिर्फ घंटी बजाई जाती है और खाना नहीं दिया जाता, प्राकृतिक उद्दीपक प्रकट नहीं होता, तो कुत्ता क्या करता है,
अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार टपकाना बंद कर देता है, इसे विलोपन कहते हैं। इसके उपरांत कुछ दिनों बाद पुनः अनुबंधित उद्दीपक को प्रकट किया जाता है, मतलब फिर से घंटी बजाई जाती है, तो कुत्ता क्या करता है, पुनः लार टपकाने लगता है और इस घटना को स्वतः पुनर्लाभ कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद अगर करेंगे तो वो फिर वैसे ही करने लगेगा। इस सिद्धांत को पुनर्बलन, अभ्यास और समय प्रभाविता करते हैं। ठीक है, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, मतलब वह क्रिया जो अनुक्रिया की दर यानी रिस्पांस की दर को, रिस्पांस को बढ़ा देती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन यानी पुनर यानी फिर से और बलन यानी बल लगाना। ठीक है, जो क्रिया उसके रिस्पांस की दर को बढ़ा देगी, उसके रिस्पांस को बढ़ा देगी, उसको ही पुनर्बलन कहेंगे। अब देखो इसमें एग्जाम्पल समझ लो, ये क्या है, कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। आम या मिठाई को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है। भाई बच्चा है, आम या मिठाई देख के उसके मुंह में पानी आता है। उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया है, पर अनेक व्यक्तियों में यह संबद्ध सहज क्रिया भी है। पहाड़ पर बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति उल्टी करने लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही उल्टी होने लगती है, और कुछ लोग दूसरों को उल्टी करते देखकर ही उल्टी करने लगते हैं। समझ गए ना? जब अनुबंधित और अनानुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते इसे सहकालिक अनुबंध कहते हैं। जैसे भोजन और घंटी एक साथ बजाना, मतलब अनुबंधित यानी क्या हुआ, भोजन, और अनानुबंधित यानी क्या हुआ, घंटी। तो क्या होगा, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इन दोनों को क्या कहेंगे, सहकालिक अनुबंध। अर्थात कि भोजन और घंटी को जब एक साथ बजाया जाएगा, घंटी बजा के एक साथ भोजन लाया जाएगा, तो इसको ही सहकालिक अनुबंध कहते हैं। ठीक है, ये और इसका जो एग्जाम्पल बताया कि कुछ लोग होते हैं जो यात्रा शुरू करने के पहले ही उल्टी करने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो यात्रा के दौरान करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको देख के करते हैं। समझ गए? ये तीनों चीजें हैं। कुल मिला के ये जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, बड़ी सरल चीज है, केवल बड़े बड़े शब्दों का खेल है। आप यदि एक बार शब्द समझ जाएंगे, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। इतना सरल प्रयोग है, कुत्ते की लार टपकाने का प्रयोग किया है उसने, और उसको इतने व्यवस्थित और इतने सरल ढंग से समझाया है ना अपने प्रयोग को। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ें, और यदि कोई क्वेश्चन है, यदि फिर से कहीं समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत सारे लोग भाग गए शायद कुत्ता और लार देख के, तो ठीक है, जितने लोग बचे, मैं चाहती हूँ कि जो लोग बचे हुए हैं ना, ये सभी सिलेक्ट हो जाए, और जो भाग गए हैं मैं चाहती हूँ वो भी सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। हम फिर कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।